हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 6th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग पिछले वीडियोस तक न्यूट्रिशन ये लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर चुके थे। आउट ऑफ द 4 लाइफ प्रोसेसेस विच आर न्यूट्रिशन जो कि कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेशन जो इस वीडियो से स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके 2-3-4 वीडियोस होंगे और फिर एक्सक्रीशन। सो न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया और हमारा न्यूट्रिशन का पर्पस हमको समझ में आ चुका है। क्या है न्यूट्रिशन का पर्पस? वी वांट एनर्जी जो हम लोग फूड खाते हैं उससे आती है, और हम लोगों को चाहिए मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब पिछले वीडियोस तक हम समझ गए कि हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने सारा काम करने के बाद जब इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई ने हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल के ट्रांसपोर्ट करवा दिया सेल में, अब सेल और एक एक सिंगल सेल क्या करने वाला है उसका, तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। सो हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ओवरऑल जो रिएक्शंस होते हैं वो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, वहां पर कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इन द लंग्स, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज टू गिव एनर्जी, दैट्स इट। यस, जो आपने खाना खाया वो खाना अभी ग्लूकोज में पूरा डाइजेस्ट हो चुका था, ग्लूकोज का फॉर्म बन चुका था, हमारे सेल तक वो पहुंचाने का काम भी हो रहा है। अब उस ग्लूकोज का करना क्या है? ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज रेस्पिरेशन करके एनर्जी निकलता है, बट ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलती है? यस, सो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज टू गिव एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो हम लोग को जो एनर्जी निकलेगी उससे एटीपी बनाने वाले हैं। हाँ, हम कुछ और भी बनाने वाले हैं जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है, राइट। सो ग्लूकोज को रिएक्ट करके एनर्जी निकालने के 3 मेथड्स हैं। ऐसे तो बेसिकली 2 ही मेथड्स हैं, बट हम लोग उसको 3 तरीके से लिखने वाले हैं अभी। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए, और आपके बुक में उस पर 1-2 पैराग्राफ्स भी दिए हैं। तो ये सारे पैराग्राफ्स तो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, बट ये सब कुछ इसी में है। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस and be able to write it in the exam. So glucose is a 6 carbon compound. आपको पता है glucose is a 6 carbon का C6H12O6. This is glucose. Now glucose का रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है पाइरुवेट। अब उसका केमिकल फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको इतना समझना है कि 6 कार्बन कंपाउंड से हमको 3 कार्बन कंपाउंड मिला है। सो ऑब्वियसली 6 कार्बन से अगर हम तोड़ेंगे उसको तो 2-3 कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे। ये सर नो, देखो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको तोड़ देंगे तो 3 कार्बन कंपाउंड हमको 2 मिल जाएंगे, और वो कंपाउंड्स है पाइरुवेट। नाउ डेफिनेटली इफ बॉन्ड इज ब्रोकन द बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, सो सम एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो ये कहां पर हुआ प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। किसके पास? हमारे सिस्टम में, अमीबा के सिस्टम में, हर सिस्टम में ये काम हुआ ही है। क्या हुआ है? द 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज, जो हमने न्यूट्रिशन का जो बाय प्रोडक्ट निकाला था, जिसके लिए हम सब खा रहे थे, सारा स्मॉल इंटेस्टाइन सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, वो ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में रिएक्ट करने के बाद हमको 2-3 कार्बन कंपाउंड्स मिले हैं जो है पाइरुवेट, और उसके साथ जब हमने बॉन्ड तोड़ा तो उसमें से एनर्जी भी निकली है, राइट। सो ये प्रोसेस यहां तक सब लोग करते हैं। अब इसके बाद 3 मार्ग हो सकते हैं, 3 मार्ग हो सकते हैं, और वो तीनों मार्ग हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग जो फेमिलियर वाला है वो मार्ग हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे बीच में होता है, हमारे साथ होता है, वो है एरोबिक रिएक्शन। एरोबिक का मतलब एयर, जिसमें ऑक्सीजन है, विद ऑक्सीजन। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं with O2, राइट। सो O2 के साथ जब ये रिएक्शन होता है पाइरुवेट का, तब हमको मिलता है, देखो 3 कार्बन कंपाउंड से 1 कार्बन कंपाउंड। सो अगर 3 कार्बन कंपाउंड एक है, उसमें से अगर 1 कार्बन कंपाउंड मिले तो कितने मिल जाएंगे? CO2, 3 CO2 मिल जाएंगे, 3 कार्बन के मिल जाएंगे। अब हमने जब ये जो बॉन्ड था 3 कार्बन कंपाउंड वाला, जब इससे तोड़ा तो हमको वो तोड़ने के बाद में एनर्जी मिली। ऑफ कोर्स हमको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, बट उसके बाद टूटने के बाद उसमें से और एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी ये रही। सो ये रिएक्शन तो आपको पता है, ग्लूकोज
विद ऑक्सीजन गिव CO2 H2O एंड एनर्जी। ये तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है, बचपन से पता है आपको। यस, सो देखो अब ये बना पायरूवेट साइटोप्लाज्म में, हर एक चीज याद रखनी। उसके बाद में जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ काम करते हैं, उनके पास ये रिएक्शन होता है, CO2 निकलता है, जो हमने एक्सेल किया उसमें बहुत सारा CO2 है, H2O और एनर्जी निकली है। अब ये सेल में हुआ है, हर एक सेल में ये चीज हुई है। तो जब मैंने CO2 जब वापस एक्सेल करते टाइम CO2 निकला, तो वो CO2 एक एक सेल से आया है, सोचो आप, क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। यस, एक एक सेल में ये रिएक्शन हुआ है, और एक एक सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं, उसके अंदर जो ऑर्गेन है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो बोलते हैं कि जो ATP प्रोड्यूस करता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वहां हो रहा है। यस, सो फिर से एक बार, ग्लूकोज बिकम्स पायरूवेट फॉर एवरीबॉडी। उसके बाद एरोबिक रिएक्शन होता है जिसमें ये प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अब इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ये बहुत एफिशिएंट और बहुत अच्छा प्रोसेस है हमको एनर्जी रिलीज करने का, जो हम ATP बनाने के काम लाएंगे, राइट। अच्छा, और एक क्या तरीका हो सकता है? और एक तरीका हमारे बॉडी में ही होता है, जो ये वाला तरीका है, जो कि होता है हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमतरता होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तब क्या प्रोसीजर होता है? तब बनता है पायरूवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है। यस, वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, बट कुछ अलग टाइप का कंपाउंड है। तो उसको तोड़ने में हमको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, या उसको रीअरेंज करने में हमको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। और ये होता है हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन कम पड़ता है। और इस लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन से वो बर्निंग सेंसेशन अगर आपको होता है, आपने बहुत सारे पुशअप कर लिए या बहुत स्क्वाट्स कर लिए, तो आपके पाँव में थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए जलन होती है, वो होता है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से। और उससे क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से ये होता है, हमारी ही बॉडी में होता है। बट ये होता है नॉर्मली जब हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मिलती रहती है बराबर से। और ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन ओनली इन मसल सेल्स, जब बस आप बहुत लेट से बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, तब ये चीज होती है, राइट। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड का 3 कार्बन कंपाउंड ही है, फिर भी थोड़ी सी रीअरेंज करने में एनर्जी हमको मिली है। इमरजेंसी के टाइम पे ये एनर्जी यूज होती है। और उसके बाद जो तीसरा प्रोसीजर है, उसमें ऑक्सीजन लगता ही नहीं है। ये क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं विदाउट ऑक्सीजन, WO मतलब विदाउट। सो विदाउट ऑक्सीजन ये काम हुआ है। अब विदाउट ऑक्सीजन ये काम करने वाले कुछ यीस्ट होते हैं, ओके। और यीस्ट जो ये प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ओके। अब देखो क्या प्रोसीजर हुआ है। पायरूवेट को हम बिना ऑक्सीजन के अगर रिएक्ट करते हैं तो वो बनता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड, जो आपको पता है वो है C2H5OH। नहीं पता है आपको तो लिख देते हैं, यह है 2 कार्बन कंपाउंड और यह है 1 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड को हमने तोड़ दिया, तो एक 2 कार्बन कंपाउंड और एक 1 कार्बन कंपाउंड ये बन चुका है। और बिकॉज हमने बॉन्ड ब्रेक किया है, हमको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। और ये प्रोसीजर कौन करता है? यीस्ट। कहां पर करता है? फर्मेंटेशन जब होता है, ब्रेड का फर्मेंटेशन होता है ना। तो जब ब्रेड मेकिंग होती है, केक मेकिंग होता है, तो क्या करते हैं? आटे में कुछ कुछ चीजें मिलाते हैं, फिर यीस्ट भी मिलाते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं बंद करके। जब आप उसको रहने देते हो तो वो वहां पर रिएक्शन स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको ग्लूकोज मिल गया ना, आटे में उसको रिएक्शन करने के लिए ग्लूकोज मिल जाता है, और फिर ये रिएक्शन करके वो CO2 छोड़ता है, और वो CO2 छोड़ने के बाद वो ऐसे फ्लफी हो जाता है। सो दैट रिएक्शन इज डन बाय यीस्ट एंड दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, राइट। सो ये बातें हमने देखी, जो हम रेस्पिरेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। ग्लूकोज को पायरूवेट में तो कन्वर्ट करना ही है साइटोप्लाज्म में। जो विद ऑक्सीजन करते हैं, जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उससे ये CO2 मिलता है और उसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। फिर अगर ऑक्सीजन कम पड़े तो हमारे मसल सेल्स में ये प्रोसीजर होता है, लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है जिससे जलन होती है। तो इसे याद रखना, दैट इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। और अगर बिना ऑक्सीजन के करना है ये सब कुछ, तो इसको बोलते हैं एनारोबिक। और वो एनारोबिक होता है जिससे मिलता है एक 2 कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और एक CO2। तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है, हर प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज करता है। यस, ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन में, यीस्ट में। तो आपको कहीं भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको पूछ सकते हैं कि यीस्ट के केस में कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, तो आप बोलेंगे एनारोबिक रिएक्शन।
व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिएक्शन, तो आप बोलेंगे इथेनॉल एंड CO2। कौन से रिएक्शन में मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, तो आप बोलेंगे एरोबिक, राइट? यस। सो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी बुक में इन दो पैराग्राफ्स में दी है, और ये डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। डायग्राम क्या है, ये तो फ्लो चार्ट ही है, राइट? ग्रेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पर हम लोग एनर्जी तो बना चुके हैं, ग्लूकोज का काम हो गया, ग्लूकोज का काम हो गया, मुबारक हो। अब आपको मिल चुकी है एनर्जी, एंड होपफुली आपको इस तरीके से मिली होगी, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, लिख लेते हैं, मैक्स एनर्जी इसमें से निकलती है, तो आपको ये एनर्जी मिल गई। अब ये एनर्जी का क्या करेंगे आप, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिली है उसको आप इमीडिएटली यूज करते हो टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी। अब ये एटीपी और एडीपी क्या है, तो लिख लेते हैं हम लोग, ये है एडिनोसिन डाई या फिर ट्राई फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, आपको पता है, PO4 माइनस। सो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 3 माइनस, वो फॉस्फेट ग्रुप यहां पर अगर डाई है मतलब 2 है, या ट्राई है मतलब 3 है, तो एडीपी से एटीपी बनाना, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए हमको एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी हमको यहां से मिलती है। ठीक है, अब एक बार हमने एडीपी से एटीपी बना लिया, तो वो एक हमारे पास एक बैंक है, हमने उसमें एनर्जी स्टोर कर दी है। देखो, हमको यहां पे एनर्जी मिली, हमने तुरंत उसको स्टोर करने के लिए एटीपी बना दिया। अब वो जो एटीपी मॉलिक्यूल है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हमको पैसे मिले और हमने बैंक में डाल दिया, अब वो स्टोर हो गए। तो आप बोलेंगे बैंक में क्यों डालते हैं, जेब में रख लो, जब चाहिए यूज कर लेना। बट हम क्यों रखते हैं बैंक में, क्योंकि वो सेफ है, वो तरीके से हम कभी भी ले सकते हैं वहां से और हम यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो एनर्जी निकली है उसको हम लोग एटीपी बनाने में यूज कर देते हैं, और वो एटीपी बनने में वो स्टोर्ड फॉर्म में रहती है, और उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, और हम सारे सेल्स में यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द करेंसी। एटीपी ये एक करेंसी है जो हर जगह चलती है, और किस लिए काम आती है, यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो सेल में बहुत सारे काम करने हैं, सेल में डीएनए बनाना है, सेल में बहुत सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं, बहुत सारे बनाने हैं, तो बहुत सारे रिएक्शंस करने हैं सेल में। उसके लिए जो पैसा लगता है, उसके लिए जो करेंसी लगती है, वो है एटीपी। वो ये एनर्जी नहीं है जो एटीपी मॉलिक्यूल में जो स्टोर्ड एनर्जी है, मॉलिक्यूल है एटीपी, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो स्टोर्ड एनर्जी जब हमको चाहिए होगी तो हम रिलीज कर लेंगे और फ्यूल अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेल टू ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन द सेल। इसके लिए हम लोग एटीपी बना लेते हैं। यस, क्लियर है, समझ में आ रही बात? ग्लूकोज से बनाया पायरुवेट, पायरुवेट के बाद अलग अलग प्रोसेस किए, हर प्रोसेस में एनर्जी निकली, वो एनर्जी से एडीपी से हमने एटीपी बना लिया, वो एनर्जी करेंसी है, उसको हम सारे कामों के लिए यूज करेंगे जो सेल में काम आते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो सेल में लगते हैं, बहुत सारी चीजें और भी, उसके लिए वो काम आता है एनर्जी करेंसी। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसको कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं वो अपने को देखना है। तो हम लोग ह्यूमंस की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स विच इंक्लूड्स फिश ऑल्सो, राइट? देखो प्लांट्स, नाउ ये बहुत मेजर मिसकंसेप्शन है कि प्लांट्स O2 नहीं लेते, सिर्फ CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं दिन भर रात भर। नहीं, प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है ना, प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए उसके एंडोथर्मिक रिएक्शंस वगैरह करने के लिए। तो प्लांट को भी ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ना पड़ता है, प्लांट को भी ये रिएक्शन करना पड़ता है। नाउ व्हाई डज एवरीबडी नो द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जिसमें CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि वो ऑक्सीजन लेके CO2 भी छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स के नीचे रात में या ट्रीज के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। लेट्स सी व्हाई। Plants also require O2 for cellular respiration, which is exchanged through stomata by diffusion. तो आपको पता है stomata is present like tiny pores in the leaf and other parts जहां से वो gaseous exchange करता है by diffusion. Diffusion क्या होता है? जहां पर high concentration है वहां से low concentration की ओर वो अपने आप चले जाता है, उसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है देखो प्लांट को। दिन में क्या रिक्वायरमेंट है? दिन में उसको रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस करने की, राइट? सो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लगता है? फोटोसिंथेसिस के लगता है CO2। प्लांट लेता है CO2 और फिर बनाता है जो भी
ठीक है ना, हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देख लिया है। अब डे में वो जो CO2 जनरेट करता है रेस्पिरेशन से, हाँ प्लांट CO2 रेस्पिरेशन से जनरेट करते रहता है। प्लांट खाना हमेशा नहीं बनाता, बट रेस्पिरेशन तो हमेशा करेगा ना, उसको एनर्जी तो हमेशा चाहिए, दिन में भी चाहिए रात में भी चाहिए। तो दिन के टाइम पे उसने रेस्पिरेशन किया फॉर ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स और CO2 छोड़ दिया। अब CO2 छोड़ने के बाद वही CO2 वो ले लेगा, इनफैक्ट ज्यादा CO2 लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो CO2 जनरेटेड बाय रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही है? बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है कि CO2 जनरेट तो किया उसने रेस्पिरेशन से, सिर्फ मेरे CO2 छोड़ने पे नहीं, वो भी छोड़ता है, और उसके CO2 छोड़ने पर वो उसी का CO2 ले लेगा और फोटोसिंथेसिस के काम आ जाएगा। बट वो थोड़ा सा और CO2 लेता है, इसलिए वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। राइट? सो समझ में आ रही बात? दिन के टाइम पे उसको फोटोसिंथेसिस भी करना है और रेस्पिरेशन भी करना है। देखो, फोटोसिंथेसिस भी करना है और रेस्पिरेशन भी करना है दिन में। और रात में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, केवल रेस्पिरेशन होगा, जनरेशन, CO2 जनरेशन ही होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन। तो अब रात में क्या होगा? देखो, रात में रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 तो जनरेट होगा हमारे जैसे, CO2 जनरेट हो गया, बट फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो वापस उसको नहीं लेगा। तो रात में वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो CO2 लेता था वो नहीं होगा, ओनली CO2 जनरेट होता रहेगा। उस चक्कर में आपको रात में ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा CO2 हो जाता है, ऐसा बोलते। राइट? सो समझ में आ रही बात? दिन में वो दोनों करेगा तो रेस्पिरेशन के टाइम CO2 छोड़ा हुआ फोटोसिंथेसिस में ले लेगा। राइट? बट रात में जब वो रेस्पिरेशन करेगा CO2 छोड़ेगा, बट वो उसको वापस नहीं लेगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। Right? So plants also need to do respiration. Yes. And that gaseous exchange happens through stomata by diffusion depending on the situation. Clear? Great. Next, aquatic animals कैसे करेंगे? अब aquatic animals हमारी तरह या प्लांट की तरह सांस तो नहीं लेंगे, या डिफ्यूजन से तो काम नहीं होगा, तो वो कैसे करेंगे? They also need oxygen, but they get it in the dissolved form in the water. कैसे? तो ये फिशेस का देखते हैं। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स। तो आपने देखा होगा, फिश मुंह खोलता है, बंद करता है, मुंह खोलता है, बंद, तो वो लेता है पानी, और पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो फोर्स करता है टू पास इट थ्रू द गिल्स। अब गिल्स में ही वो जगह है जहां पर O2 सेपरेट हो जाता है, वाटर अलग कर देता है। तो वो वाटर को फोर्सफुली लेता है, गिल्स में से पास करता है, वहां से ऑक्सीजन वो चुरा लेता है, ऑक्सीजन वो फिल्टर आउट कर लेता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने लगाता है। राइट? नाउ बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। देखो, पहले इवोल्यूशन में तो सब कुछ वाटर बॉर्न ही था, फिर धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल होने लग गया, मतलब लैंड पे आने लग गए ऑर्गेनिजम्स बाय इवोल्यूशन। बट बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत सारा पानी लेके थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलता है। सो बेसिकली ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। हम लोग किस रेट में ब्रीदिंग करते हैं और वो जो एक्वेटिक है वो किस रेट में ब्रीदिंग करते हैं, वो फर्क होगा। बिकॉज हमने तो इजीली सांस ले ली, और जैसे हमने सांस ले ली हमको ऑक्सीजन 20% मिल गया, 21%, बट उनको तो नहीं मिलने वाला। सो दे हैव टू बी वेरी फास्ट, ब्रीदिंग रेट उनको बढ़ाना पड़ेगा। राइट? ग्रेट, लेट्स डू सम क्वेश्चंस हियर, और इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। रेस्पिरेशन पार्ट खत्म नहीं हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तब डिस्कस करने ही वाले हैं, बट इसमें क्वेश्चन जरूर हम लोग कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स? ये रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको ड्रॉ कर लेना और इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन exercise 4th question which asks the breakdown of pyruvate to give CO2 and water and energy takes place in, कहां पर होता है? देखो, CO2 वाटर एंड एनर्जी यहां पर ही हो रहा है, ये तो इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी है, तो यहां पर हो रहा है। कहां पर होता है? पर माइटोकॉन्ड्रिया। सो द ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, नो, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट होता है सबके केस में। माइटोकॉन्ड्रिया, यस। क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस होता है तो वो नहीं होता, और न्यूक्लियस में तो अलग ही काम होता है ना? यस, great. So let's end this video here.
आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसका ही कंटिन्यूएशन होगा नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आई वांटेड टू डू इन 2 पार्ट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। टिल देन पढ़ाई करते रहे।